जो क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आपके पास है वो क्वेश्चन, इज इट देयर विद यू? और ऑनलाइन में मैं इस क्वेश्चन को शेयर कर दे रहा हूँ आपके सामने। जब इस क्वेश्चन को, दिस इज मार्किंग स्कीम, नहीं, मार्किंग स्कीम नहीं लेके चलना अभी हमें। यू टेक क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। तनिष्क, तुम मुझे बताना तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये। गॉट इट? इज इट विजिबल? देखिए तनिष्क, हाँ, दिख रहा है। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपके पास गिवन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ कर लिया था, जिन्होंने नहीं करा था उनको मैं दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर था और बहुत सारे बच्चों के स्कूल के पेपर रिपोर्ट में भी आया, और बोर्ड ने अपने सैम्पल पेपर में इसको इस बार डाला। ऐसा क्वेश्चन पास्ट में नहीं आया था। ऐसे क्वेश्चन को, मतलब इनफैक्ट जनरली जो क्वेश्चन आता था ना, एक पूरा भरा पूरा क्वेश्चन देते थे। एक्स लिमिटेड ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, फिर उसके बाद सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रोराटा हो गया, और उसके बाद होल्डर उसने 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी, वाई ने अलॉटमेंट पर फर्स्ट नहीं दी, जेड ने सिर्फ फाइनल नहीं दी। ऐसा करके क्वेश्चन होता था। फिर बजाय कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने के, आपसे बोला जाता था कि भाई बताइए अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला, बताइए शेयर फोर फीचर पे कितना पैसा हुआ, बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, बताइए बैलेंस शीट में, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हुआ करता था। अब सीबीएसई के जिसने भी ये पेपर बनाया उसने क्या करा कि आपके सामने एक भरी पूरी बैलेंस शीट दे दी। ठीक है, देव गिवन यू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एक्सट्रैक्ट के साथ दे दी। और एक काम और क्या किया बच्चों को सताने वाला, कि जो हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे ना, उसमें पहले लिखते थे क्या हम यहाँ पर, प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। इन्होंने क्या किया उसको, कि प्रीवियस ईयर अलग से दे दिया, उसके नीचे करंट ईयर दे दिया, मतलब साइड बाय साइड नहीं करा। अब साइड बाय साइड करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है ना कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। अब अगर मुझे इंक्रीज डिक्रीज देखना पड़ेगा तो मुझे ऊपर भी देखना पड़ेगा, नीचे भी देखना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में भी देखना पड़ेगा। बट नॉट एन इशू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने से जरूरी ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है ना, क्या बोला गया क्वेश्चन। तो देखिए, मेरे पास क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में। मेरे से बोला गया क्वेश्चन में कि भाई कितने शेयर इशू हैं। मेरे पास क्या पूछा गया कि हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड। हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने अंडरलाइन कर दिया उसको, कि वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। कितने के शेयर, 10 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए के, हमने उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। अगले क्वेश्चन पे गया, उसने बोला शेयर इशूड फॉर कैश। शेयर इशूड फॉर कैश जो है, हो सकता है कि शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू हुए हो। ये कह रहा है शेयर इशूड फॉर कैश जो है वो कितने में इशू हुए, वो 10 रुपए में इशू हुए। डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, और 11.1 टू 11.2 ये भी प्रीमियम, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। कितने रुपए के शेयर इशू हुए ये आपको पता लगाना है, और जो शेयर इशू कैश पे हुए वो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, वो आपको पता लगाना है। ठीक है जी, हम इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा 1 अप्रैल 2024 को कंपनी फोरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स। अब हमें क्या इसने कंपनी ने क्या कर दिया, सारे के सारे जो डिफॉल्टिंग शेयर्स है उनको क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। और अमाउंट शेयर फोरफिचर अमाउंट में कितना होगा। तो मतलब अभी हम बैलेंस शीट देखेंगे कि फोरफिट हुए हैं नहीं हुए हैं, या फिर कॉस्ट एरियर है या नहीं है, वो सब देखेंगे अभी बैलेंस शीट में हमें पता चलेगा। लेकिन हम क्वेश्चन का पहले क्या कर रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं। फिर हमसे बोला कि 1 अप्रैल को नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने थे, 1 अप्रैल को। और हमारे पास बैलेंस शीट कौन कौन से साल की दे रखी है, 31 मार्च 2023 की भी दे रखी है, 31 मार्च 2024 भी दे रखी है। 31 मार्च 2024 जो है मतलब वो करंट ईयर की है, 31 मार्च 2023 मतलब प्रीवियस ईयर की। तो करंट ईयर के शुरू में हमारे पास, मतलब करंट ईयर के एंड में, इनफैक्ट 31 मार्च 2024 के एंड में, और यह मैं बोलूँ 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च को ईयर क्लोज हुआ, करंट ईयर था। 31 मार्च 2023 क्लोज हुआ, प्रीवियस ईयर था। तो करंट ईयर के एंड में आपके पास इशू शेयर कितने थे ये हमें पता लगाना है, 4। नंबर 5, कह रहा 2004%, मतलब जितने भी शेयर फोरफिट किए उसमें से पार्शियली कुछ हमने इशू कर दिए 14 रुपीज पर। और अब आप देख रहे हैं ना कि फुल्ली पेड अप है, 14 है तो प्रीमियम पे जाएगा। हमें ये भी देखना है कि पुराना प्रीमियम कितना है, पुराने में नया प्रीमियम जोड़ के कितना प्रीमियम बनेगा, इसका भी हिसाब किताब रखना है। तो हमें ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाना है हमारा, और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में क्या चीज हमारे पास आनी है। तो मतलब हमने क्वेश्चन अपना पढ़ लिया, ठीक। अब मैं जरा चलूं ऊपर एक बार, अब मतलब हमने क्वेश्चन जो दे रखे हैं इस केस के बेस पे हमने पढ़ लिए। अब जरा कंटेंट पढ़ लेते हैं, हमारे कंटेंट में क्या लिखा है। हमारे कंटेंट में बोला है कि शेयर कैपिटल जो थी वो 4490 से बढ़कर 5490 हो गई है। साफ साफ दिख रहा है 10 लाख का इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम नोट्स में भी जाएंगे क्योंकि नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। सो आई विल गो टू नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में जब मैं चला गया तो मुझे क्या दिख रहा है, नोट नंबर 1 में देख रहे हैं, नोट नंबर 1, पहले दोनों साल का देखेंगे हम। नोट नंबर 1 में लिखा ऑथराइज, हमारे लिए बेकार है।
इशूड ये हमारे लिए यूजफुल है। इशूड कितने, 5,50,000 शेयर्स, और अमाउंट कितना है, 55 लाख रुपीज का। ये हमारे लिए काम की चीज है। ये तो 31 मार्च 2024 हो गया। भाई मैं 2024 देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 2023 भी देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नोट नंबर 1 में देख लीजिए, 23 देख लीजिए। 23 में क्या था? ऑथराइज का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें किसका फर्क पड़ रहा है? हमें इशूड का। दूसरा हमसे पूछा ना इशू कितने में। ऊपर इशूड कितना दिख रहा है, 45 लाख। नीचे इशूड कितना दिख रहा है, 55 लाख। भाई टोटल कितने शेयर, कितने कितने शेयर इशू है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर मिल रहा है आपको। भाई देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो मिल रहा है आपको, शेयर इशूड कितने हुए, शेयर इशू, शेयर इशूड। आपके पास कितने के शेयर इशू हुए? 10 लाख रुपए के शेयर इशू हुए। ये हुआ। 45 से 55 लाख हो गया। मैं बैलेंस शीट में नहीं देखूंगा। आर दे टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर, आर दे टॉकिंग अबाउट द वैल्यू? सी what is given in the question is talking about number of shares, the question talking about the amount, वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो दिख रही है हमें। 45 से कितना होगा, 55, यानी कि 10 लाख रुपए के शेयर इशू करें। अब मैं एक काम अपने लिए कर लूंगा कि भाई अगर मैंने 10 लाख शेयर इशू करे हैं, ठीक है, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर मैंने टोटल कितने इशू करे होंगे, 1 लाख इशू करे होंगे। दिस इज फाइन। यानी कि मैंने कुल मिलाकर शेयर कितने इशू करे, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है, ये इंक्लूसिव है कंसिडरेशन अदर देन कैश भी, और फॉर कैश भी, दोनों मिला के। एक बार दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा, वो क्या कहता है आगे देखें जरा। ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। रिजर्व एंड सरप्लस को बाद में देखेंगे पहले, और नोट्स हम देख लें यहाँ पर। नोट्स भी देख लिया। अगले पेज पे चलते हैं थोड़ा सा। रिजर्व सरप्लस आपके पास दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप किस साल वाले में देखेंगे, पिछले साल वाले में तो आपको पिछले साल वाले में भी दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है 31 मार्च 2023। तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कहाँ आ रही है, हमें बार बार ना पिछला साल करंट ईयर देखना पड़ रहा है। अगर ये साथ साथ होता तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा। मैं क्यों लिखोगे, इतना टाइम थोड़ी है, आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखना है। अब देखिए, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में क्या लिखा है इसने, ₹10 पर शेयर, 5,000 शेयर, नॉट नॉट पेड, ₹2 ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स। ये नहीं मिला है, ये पिछले साल में नहीं मिला। इस साल पे आ जाइए जरा। इस साल की कहानी क्या कहता है, इस साल की कहानी में क्या लिखा हुआ बताइए। इस साल में तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब कॉस्ट एरर किस साल में है, पिछले साल में, अगले साल में नहीं। कॉस्ट एरर किस साल में है, 31 मार्च 2023 बोल रहा है बेटा वो। अरे भैया सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप दोनों तरफ है। नोट नंबर 1 में 31 मार्च 23 में भी है, और नोट नंबर 1 31 मार्च 2023 भी 4 भी है। तो देखिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जो 31 मार्च 2024 का है वो तो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। उसके नीचे चले आइए जरा। लिखा है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, कितना लिखा हुआ आपके पास, ₹10 पर शेयर ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स, लेस नॉट पेड, ₹2 ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स। ऐसे करके लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वहां भी आपको ऐसे ही दिख रहा है। मतलब पिछले साल भी क्या थे, 5,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने ₹2 पर शेयर के हिसाब से पे नहीं किया था। इस साल भी कितने शेयर होल्डर है, 5,000 शेयर होल्डर ही हैं, उन्होंने भी ₹2 पर शेयर के हिसाब से नहीं पे किया था, ठीक। और आप देख रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। नीचे लिखा है ड्यूरिंग देयर कंपनी टुक ओवर बिजनेस ऑफ क्विपा लिमिटेड, एसेस 12 लाख की, लायबिलिटी 730 की थी। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। और पूरी ट्रांजेक्शन में आपके पास क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व भी हो गया कितने का, कैपिटल, ये क्या कह रहा है, कैपिटल रिजर्व कितने का हो चुका है, देख रहे हैं। कैपिटल रिजर्व जो है ये कह रहा है कितने का हो गया, 40,000 का कैपिटल रिजर्व। तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व दिख रहा है वो किसकी वजह से हुआ बताइए। जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं, उसकी नेट एसेट्स और कंसिडरेशन का डिफरेंस जो होता है, वही तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल कहलाता है। आपने बिजनेस खरीदा मान लो 10 लाख रुपए में, और उसकी नेट एसेट्स थी मान लो 8 लाख रुपए, तो आपने तो 2 लाख गुडविल के दिए। लेकिन अगर नेट एसेट्स थी 10 लाख की, और फिर आप उसको खरीद रहे हैं 7 लाख में, तो 3 लाख का कैपिटल रिजर्व हो गया ना। ये उसकी बात कर रहा है। इस पूरी की पूरी परचेज में कैपिटल रिजर्व कितने का हो गया, मतलब नॉर्मल गेन कितने का हो गया, 40,000 का हो गया, ठीक है जी। तो 40,000 हमारा यहाँ बैलेंस शीट में ये दिख रहा है, ये हमने इसको ध्यान से रख लिया अपने पास। अच्छा, थोड़ा और आगे चलें जरा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि मेरे पास दो चीजें हैं। तो मेरा कैपिटल रिजर्व जो है वो कितने का है, कैपिटल रिजर्व वो 40,000 का है। और दूसरा मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 2 लाख जो था उससे बढ़ 320 हो गया। यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मेरा इस साल का था वो कितना था? 1,20,000 का था। ये मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, 1,20,000। पिछले साल के इस मुकाबले इस साल में मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से बढ़ा? 1,20 से बढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे शेयर क्या हुए होंगे? प्रीमियम पे इशू हुए होंगे। अब जरा देख लीजिए आप, आपकी शेयर कैपिटल देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो शेयर प्रीमियम पे इशू हुए होंगे या डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुए होंगे, करेक्ट? अब जरा देखें कि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है शेयर कैपिटल वाली, उसमें नोट नंबर 1 में हमारे पास शेयर इशू है, बिल्कुल ठीक बात है। नोट नंबर 2 भी शेयर, और डिवेंचर वेंचर जैसी कोई चीज तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, नीचे एक लाइन और लिखी हुई है क्या? नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। और जब आप देख रहे हैं नोट्स को, नोट्स देख पा रहे हैं आप? 31 मार्च 2024 का जो नोट्स लिखा हुआ है, इसमें शेयर कैपिटल लिखा है, ऑथराइज लिखा है, इशूड लिखा है। इशू के नीचे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दीज। आउट ऑफ दीज मतलब जो भी शेयर आपने इशू करे इक्विटी शेयर, उसमें से 40,000 शेयर कैसे हैं? 40,000 शेयर क्या लिखा है उसने? 40,000 शेयर कैसे हैं बताइए? कंसिडरेशन अदर देन कैश लिखे हुए हैं। यानी कि मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लू आ गया कि मैंने जितने भी शेयर इशू करे थे, 1 लाख वाले शेयर, ये 1 लाख शेयर इशू करे थे, इसमें से 60,000 शेयर्स मैंने कैसे इशू करे थे? फॉर कैश इशू करे थे। और जो 40,000 शेयर्स मैंने इशू करे थे वो क्या करे थे? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे थे। ठीक है? यानी कि टोटल मैंने 60,000 शेयर कितने में इशू करे? कैश में इशू करे। अब मुझे बताइए, 1,20,000 रुपए का मेरा प्रीमियम है, 60,000 शेयर मैंने इशू करे, ₹2 पर शेयर। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया नहीं हुआ? आपने जो 40,000 शेयर इशू करे कंसिडरेशन अदर देन कैश में, वो तो पार पे इशू करे। क्वेश्चन लिख रहा है साफ साफ, पढ़िए अपना, जस्ट रीड दैट। वो जो ब्रैकेट में लिखा ना, कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन कैश एट पार, लिखा है नहीं लिखा उस पर एट पार? देखिए दोबारा से दिखा देता हूँ। सी द नोट्स, उस पर एट पार लिखा है नहीं लिखा? बताइए मुझे। लिखा है टू द वेंडर आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स इशूड एज कंसिडरेशन फॉर। अच्छा, और ये हमें कहाँ लिखा हुआ है देखिए? 2024 में लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए? ये सबसे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, ड्यूरिंग देयर कंपनी टुक ओवर बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड एसेस 12 लाख की, 730 का लायबिलिटीज, परचेज कंसिडरेशन फॉर कैश बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। तो अब मुझे बताइए प्रीमियम जो हुआ वो कौन से शेयर पे लगेगा? 60,000 पे? 60,000 पे तो लगेगा प्रीमियम। तो जब प्रीमियम 60,000 पे लगा, वो ₹2 पर शेयर का है, तो भाई मेरा इशू प्राइस क्या बन जाएगा? इशू प्राइस, इशू प्राइस पर शेयर, ठीक है, फॉर कैश वाले शेयर्स में कितना बनेगा? 10 + 2 बराबर 12 का बन जाएगा। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अपना। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द 23-24 कितना है भाई? 10 लाख। सो यू गॉट योर आंसर। पहला आंसर बन गया आपके पास क्या? 10 लाख। उसके बाद हम आगे चले, क्वेश्चन ने क्या बोला है? द शेयर इशूड फॉर कैश। ये नहीं बोला कि शेयर इशूड, ये बोला शेयर इशूड फॉर कैश। कैश में कितने शेयर इशू है? 60,000 शेयर। ठीक है जी। एंड दे वर इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट? पार पे। पार पे या प्रीमियम पे? प्रीमियम पे। तो हमारा सी हमारा आंसर बन गया, प्रीमियम वाला। दैट्स आवर आंसर। डिस्काउंट पे तो होता ही नहीं है ना बेटा, पार पे ये है नहीं। और प्रीमियम भी तो ₹2 का है, तो क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, जो फोर्थ पार्ट थे ए बी और डी, तो एलिमिनेट हो गए। बचा कितना हमारे पास? कितना बचा? ₹2 पर शेयर। 10 + 2 ₹12 हो गया। ये पार्ट भी हो गया आपके पास। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है क्या? ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी फोरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर। भाई जरा क्वेश्चन देखें ऊपर। डिफॉल्टिंग शेयर कितने? 5,000 इक्विटी शेयर डिफॉल्टर के हैं, हाँ या ना बोलिए? डिफॉल्टिंग शेयर कितने? 5,000 इक्विटी शेयर आपकी क्या है? डिफॉल्टिंग शेयर है। बट इट 5,000 शेयर अगर डिफॉल्टिंग है तो, और वो क्यों डिफॉल्ट हुए? क्योंकि उन्होंने ₹2 पर शेयर नहीं पे किया। कितना नहीं पे किया? ₹2 पर शेयर नहीं पे किया। भाई ये मेरे 5,000 शेयर हैं, यहां से हमें रिसीव, और यहां से हमारा क्या? नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव, नॉट रिसीव ₹2 है, रिसीव कितना है? ₹8। तो रिसीव कितना हो गया आपके पास? ₹40,000। नॉट रिसीव कितना हुआ आपके पास? ₹10,000। जो रिसीव हो गया वही तो आप फोरफिट करेंगे। एग्रीड और नॉट? आपके 5,000 शेयर थे, इसने बोला कि भाई ₹2 न पे करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? इनको डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। आपकी बैलेंस शीट में जो लिखा है वहां फोरफिट नहीं हुआ है। आपकी बैलेंस शीट में कॉस्ट एंड एरियर करके लिखा हुआ है, देख लें आप लोग। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट एंड एरियर लिखा है ना। बट बैलेंस शीट में कॉस्ट एंड एरियर कब दिखता है? जब शेयर फोरफिट नहीं होते हैं तब दिखता है।
अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो। अरे बेटा ये देखिए आप, नॉट रिसीव्ड करके लिखा है, कॉल से एरियर भी नहीं लिखा उन लोगों ने। नॉट पेड। देखो जरा, 31 मार्च 2024 में अगले पेज पे जाएंगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड के अंदर क्या लिखा है? ₹10 पर शेयर 5,000, कितना बना? 50,000। लेस नॉट पेड। नॉट पेड मतलब कॉल से एरियर है ये। कितने का? 5 × 2 10, 10,000 तो कॉल से एरियर वाला अमाउंट हो गया। बाकी वाला अमाउंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। अगर मैं इसकी फोर्फिशर की एंट्री बनाता तो क्या बनाता? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर? 5,000 × 10, तो कितने का बनता? 50,000 का। टू, इक्विटी शेयर फोर्फिशर कितने से बनता? 40,000 से बनता। और टू, कॉल्सन एरियर कितने से बनता? कॉल्सन एरियर बनता मेरा कितने का? 10,000 का। डन। तो अगर मैं शेयर फोरफिट करूंगा तो शेयर फोरफिशर अमाउंट में पैसा कितना आएगा? 40,000 आएगा। हाँ। हाँ हाँ। तो क्या होता बेटा? रिजर्व सरप्लस की एक हेडिंग बनती, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दे रखा होता, माइनस नॉट रिसीव्ड भी लिखा होता। याद है? ऐसे ही तो होता। सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप, कैटेगरी अलग है। सब्सक्राइब्ड थे लेकिन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं मिली। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो विद प्रीमियम थी या विदाउट प्रीमियम थी? तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ढूंढेंगे कहीं बैलेंस शीट में। सिक्योरिटी प्रीमियम में के अंदर लिखा रहेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 शेयर इंटू रुपीज इतना, माइनस नॉट रिसीव। तो नॉट रिसीव तो वो वाला पार्ट होगा। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब प्रीमियम पे इशू हुए, प्रीमियम सारा मिल गया। जब डिफॉल्ट हुआ तो विदाउट प्रीमियम हुआ। हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाला। ठीक है। क्वेश्चन किसी ने बढ़िया फ्रेम करा, कंसेप्ट वाकई अच्छे से आते होंगे वो इसे कर लेगा। अब लेकिन क्या है कि अब अगर आपने क्योंकि एक बार इस क्वेश्चन का एक्सपोजर ले लिया तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं है। मैं इसके खूब सारे वेरिएशंस भी दिखाऊंगा आपको, बीच बीच में दिखाऊंगा कि प्रीमियम के साथ हो, प्रीमियम का भी डिफॉल्ट हो तो कैसा हो, पार्टली री इशूड हो और नॉट फुली पेड अप हो तो कैसा होगा, दिखाएंगे। ये तो अंतहीन होता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना तो। अब आपको पता चल गया शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ रहा है? 40,000। ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में, इज इट अ क्वेश्चन कि शेयर फोरफिचर में कितना पैसा दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या? क्या बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 3, जितना मिल गया उतना फोरफिट करते हैं। ऑन April 1st 2024 द कंपनी forfeited ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, ऑल द मतलब पूरे के पूरे 5,000 डिफॉल्टिंग शेयर फोरफिट कर दिए। व्हाट अमाउंट अपेयर इन द शेयर forfeiture अकाउंट एट द टाइम ऑफ forfeiture? 40,000। दैट्स योर आंसर, 40,000। सो आपका आंसर क्या ठीक हुआ? ये ए पार्ट आपका ठीक हुआ कितने से? 40,000 से। इज इट ओके? दिस इज फाइन और नॉट? एवरीबडी इज ओके विद दिस? कहीं को डाउट तो नहीं है? ठीक है। और चलते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर ऑन April 1st आफ्टर द forfeiture ऑफ दीज शेयर्स? आओ देखें जरा। आपके पास 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि करंट ईयर का ईयर एंड होने के बाद उसकी बिगिनिंग में, आपको बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर के शुरू में आपके पास टोटल शेयर इशूड कितने थे? तो बताइए कितने शेयर इशूड थे? क्या 1 अप्रैल 2024 को आपने कुछ री इशू किया था? बताइए, कुछ री इशू किया था? नहीं किया था। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर? सुनो फिर, अपने क्वेश्चन की चतुराई समझना। नंबर ऑफ इशूड शेयर पूछा है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप, फुली पेड अप नहीं बोला। अगर वो बोलता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर, तो कितने होते? 5,45,000 होते। 5,45,000 होते। और प्लस में क्या कर देता उसके अंदर? 2,000 और जोड़ देता तो रीइशू हो गए, 5,47,000 होता। वो तो बोला ही नहीं उसने यहाँ पर। उसने बोला नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने थे। तो भैया इशूड और सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में फर्क होता है। इशूड शेयर तो उतने ही रहेंगे चाहे फोरफिट करो चाहे ना फोरफिट करो। इशूड शेयर कितने रहेंगे आपके? 5,50,000 ही रहेंगे। ठीक है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन बोलता क्या कि आफ्टर फोर फीचर, मतलब अगर वो बोलता क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने होते, तो फोर फीचर शेयर हटा के अब बेटा बैलेंस शीट में तो फोरफिट नहीं हुए थे ना। वो तो क्वेश्चन के अंदर केस बना दिया उसने। बैलेंस शीट में थोड़ी फोरफिट था। बैलेंस शीट में तो कॉस्ट एंड एरियर बना के टिका रखा था उसको। लेकिन 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 रुक जाओ, वो भी सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में डाला हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि इशूड कितने थे? इशूड तो 550 ही थे। अब अगर हमसे पूछता कि व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तब मैं क्या बोलता? तब मैं बोलता कितना? 545। ठीक है। और
अगर हम मुझसे बोलता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, तब मैं बोलता कितने, 5,47,000 बोलता था। लेट मी रिपीट वंस अगेन, सुनो 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 सुनो। अगर वो बोलता कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर आफ्टर फोर फीचर, आफ्टर फोर फीचर, सिर्फ आफ्टर फोर फीचर, 5,45,000 एग्रीड। 5 लाख माइनस 5,000 फोरफिट हो गया, रीइश्यू की बात नहीं करी अभी। 545 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो कितने बनते? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 5,47,000 यार। 2,000 तो इशू कर रहे हैं क्वेश्चन में ऊपर। अरे इससे पहले पूछा नहीं उसने। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर ठीक है। 2,000 शेयर की जहां ये बात कर रहा था ना, तो अगले केस में कर रहा था, मैं उसके कंटेक्स्ट में बोल गया था। 545 इतना चलना है। लेकिन हमारे पास तो बोला इशूड शेयर कितने हैं, इशूड तो 550 है। ठीक है, अगला चले जरा। अगर 2,000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹14 पर शेयर, तो कह रहे प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का क्या अमाउंट बनेगा। हाँ ये देखें जरा। मैं एक चीज बताइए मुझे, कि ध्यान से सुनना भाई, कि आपके पास कितने शेयर हैं आपके पास? 5,000 शेयर्स हैं। 5,000 शेयर्स पर आपके पास पैसा कितना कुल मिलाकर 40,000 है। ये फोरफिटेड शेयर्स है, ठीक है जी। री इशूड कितने कर रहे हो आप? री इशू 2,000 इशू कर रहे हो, तो 16,000 हमारे पास आ गया। ठीक है, और बैलेंस कितने बच गए हमारे पास? बैलेंस 3,000 बच गया, जो कितना होगा 24,000। बैलेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, आपका तो रोल इसका चलना है। आप इन शेयर को री इशू कर रहे हो। मैं लिखूंगा बैंक डेबिट, 2,000 इंटू 14 के हिसाब से इशू कर रहे हो, कितना हो गया 28,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2,000 इंटू फुल्ली पेड अप 10 रुपए के हिसाब से 20,000 के। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 8,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो जब हम इनको री इशू कर रहे हैं तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आ रहा है? 8,000 का आ रहा है, एग्रीड। और अगली एंट्री जब मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर और फिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना लिखूंगा कैपिटल रिजर्व? पूरा 16,000, पूरा 16,000। एग्री करते हो? ये वाला यूज तो हो ही नहीं। री इशू करते समय क्या आपने कोई डिस्काउंट दिया? नहीं दिया, 16,000 चला गया। ठीक, अब मुझे बताइए कि कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना था? अब नया बैलेंस कितना हो जाएगा? एग्री कर रहे हो? 56,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व का बैलेंस कितना था? 320। री इशू के बाद कितना हो जाएगा? 8 वोट जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 328। ठीक है, सी व्हाट इज योर क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। सी द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन 5 इनफैक्ट, अगर 2,000 फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹14 पर शेयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम? अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा? 56, क्योंकि रीइश्यू के टाइम पे कितने का गया? अ, हाँ, अमाउंट अमाउंट 328, प्रीमियम तो 328 होगा। और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, आपके पास ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में 40 पड़े हुए हैं। 16,000 यहां से कैपिटल रिजर्व में गया, साल के आखिर में कैपिटल रिजर्व कितने का बनेगा? 56 का। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का बनेगा? 328 का। सी विच ऑप्शन इज दिस? बी, बी वाला ऑप्शन। इज इट ओके? बी वाले ऑप्शन में लिखा है 3,28,000 क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है? 56,000। इज दैट ओके? क्यों लिखा 56? 40 पहले पड़ा हुआ था। री इशू फोरफिटेड शेयर्स, कौन से शेयर? 2,000 शेयर। जब हमने 14 के हिसाब से इशू करे, तो प्रीमियम कितने का आया? 8 रुपए का प्रीमियम आया, प्रीमियम में जुड़ गया। और जो और फीचर का अमाउंट यूज ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में कितना आया? 56,000 आया। ऐसा करके वो दिस इज डन। और आगे चलें जरा। बेटा वो तो पिछले साल का था ना, आप क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी तो देखो। कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2024, एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2024, उस दिन तक जो बैलेंस था उसी में तो जुड़ेगा, कुछ या घटेगा उसमें? भाई 121, 120 तो इस साल की वैल्यू। अगर वो बोलता है कि टोटल अमाउंट इंक्रीज इन द करंट ईयर, तो कर इंक्रीज अमाउंट तो कितना है? 1,20,000 प्लस 8, 1,28 है ना। लेकिन वो पूछ रहा है कि अमाउंट एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, 1 अप्रैल 2024 तक कितना अमाउंट था।
31 मार्च तक अमाउंट था कितना, 320। 31 मार्च के बाद ये री इशू हो गए, री इशू के बाद प्रीमियम आ गया, वो भी जोड़ दिया, तो 1 अप्रैल को हमारे पास प्रीमियम का बैलेंस कितना, 328। 31 मार्च तक हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितना था, 40,000। हाँ है ना। और 31 मार्च के बाद जब हमने शेयर री इशू करे तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया, 16,000। तो 1 अप्रैल को बैलेंस कितना होगा, 56,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। और आगे चलें। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर द री इशू ऑफ 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर इशू करने के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट कितना हो जाएगा, वो देखिए आप। हाँ देखिए, आप देखिए आपके पास ऊपर क्वेश्चन में चलें। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ऑलरेडी कितना है, 545 पड़ा है आपके पास। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कितने, 545 पड़े। री इशू के बाद आप 2,000 शेयर और डाल देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 547,000 शेयर्स। और वो जो 2,000 थे वो भी फुल्ली पेड अप थे। तो आपके पास अमाउंट है 547 × 10, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 54 लाख, कितना थाउजेंड, 70,000। दैट इज योर आंसर नंबर सी। ये आपका आंसर बना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये आंसर बोलो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, तुम भाई बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। बिजनेस खरीदते समय अगर हमारे नेट एसेट्स ज्यादा हैं और परचेज कंसिडरेशन क्या है, कम है, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा और पैसा आपने कम दिया, तो कैपिटल रिजर्व हो गया, ये वो सिचुएशन है। कह रहे हैं ना कि बिजनेस खरीदते समय कैपिटल रिजर्व में 40,000 ट्रांसफर करा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए थोड़ी बोला हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस बिजनेस को एक्वायर करा तो इसकी एसेट्स खरीद ली, पैसा कम दिया इसे। भाई जब परचेज कंसिडरेशन इज लेस एंड नेट एसेट्स इज मोर, तो आपके लिए फायदा है कैपिटल रिजर्व। लेकिन जब क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम है, नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, तो आपके लिए गुडविल बन गया ना। तुम्हारा क्या डाउट है, दिस इज फाइन। ये वाला पार्ट 5470, ठीक है। अब एक बार जरा देखें इसके इसके आंसर्स भी देख लेते हैं एक बार। होल्ड करिए। मार्किंग स्कीम में जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 दिखेगा आपको, और छोटा सा लिखा हुआ है। हाँ जी, आई एम शेयरिंग दैट विद यू, और आपके पास भी होगा। ये देखिए, ए 10 लाख, ठीक है जी, ए 10 लाख ही है। क्वेश्चन 2 सी, वो 12 रुपए पर शेयर है, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर फोर फीचर में 40,000 चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, इशू के टाइम पे कितने शेयर थे, 550 थे। क्वेश्चन नंबर 5, 328 का क्या था आपका प्रीमियम, 56,000 कैपिटल रिजर्व था, ठीक है। और नंबर सी, 5,47,000 शेयर आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थे। जो 3,000 शेयर थे वो कहाँ जाएंगे, वो फोर्फिटेड शेयर बोलकर जुड़ेंगे, इसके अंदर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जुड़ेंगे। लेकिन सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनेगी अब तो, क्योंकि वो तो इशू हो गए। तो यहाँ बनेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, 5,47,000 प्लस फोर्फिटेड शेयर में कितना जुड़ेगा, ये कहाँ जुड़ेगा, ये वाला अमाउंट, दिस 24,000 विल बी एडेड। अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन और बना दूं, क्या, कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर एडेड टू शेयर्स अंडर द कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो ये अमाउंट है वो, ये वाला, जो शेयर फॉर फीचर के बाद अनइश्यूड रह गए। कैपिटल रिजर्व में कहाँ गया यार। हाँ, अच्छा हमसे पूछा कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, हमसे पूछा कि द अमाउंट नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो क्या बोलोगे, 24,000। यही 24,000 अमाउंट जो है, क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाके, देखो बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में 5,47,000 शेयर है। 3 शेयर अभी क्या है, सुप्त अवस्था में पड़े हैं, स्लीपिंग पोजीशन में पड़े हैं, कुछ नहीं पता क्या होना है उनका। तो उन 3,000, हाँ उन 3,000 का वो फोर्फिटेड है, इशू नहीं है। तो उनका फोर्फिचर का अमाउंट कितना, 24,000। वो बैलेंस शीट के अंदर जुड़ जाता है, एज एन एडिशन टू, एज एन एडिशन। 2,000 शेयर फुल्ली पेड अप हुए थे ना। अच्छा हाँ, फुल्ली पेड अप क्यों, क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बन रही। भाई समझो, 5,000 शेयर के डिफॉल्टर थे, 5,000 शेयर डिफॉल्टर थे इस क्वेश्चन में, 5,000 शेयर डिफॉल्टर थे, सारे फोरफिट कर दिए थे अगले क्वेश्चन में।
सारे फोरफिट कर दिए। इसी के अगले क्वेश्चन, सुन तो ले, हाँ। अब सारे फोरफिट कर दिए तो नॉट फुली पेड अप तो कुछ रहा ही नहीं। अब सुनो, 545, 2000 शेयर जो थे फुली पेड अप से इशू हो गए, तो 547 तो फुली पेड अप हो गए। नॉट फुली पेड अप कुछ बचा नहीं। तो फिर बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका तो घर बार ही नहीं ना कुछ। तो हाँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में ऐड होंगे ये। ठीक है, ऐसा करके था। हाँ जी बेटा। क्यों खुलेगा? बाबा सब्सक्राइब हो चुके थे ये डिफॉल्ट हो गया था। डिफॉल्ट के फॉरफिट हुए, री इशू नहीं हुए बस। हाँ। भाई माइनस क्यों करोगे फोर फीचर? ये तो 24,000 आपके पास वो अन अमाउंट है जो सामने वाले शेयर होल्डर, ये आपके पास क्या अबनॉर्मल गेन है? इस अबनॉर्मल गेन को कहाँ यूज करोगे आप? जब इन 3,000 शेयर को रीइशू करूंगा मैं, जब 3,000 शेयर को रीइशू करूंगा, फिर इनको रीइशू करते समय मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 24,000। अगर मैंने 12,000 के डिस्काउंट पे रीइशू करा तो 12,000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। हाँ हाँ। ऐड 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 ऐड। चैप्टर 1 में क्या सिखाया था? वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कहाँ शो किया जाता है? एज एन एडिशन टू द बैलेंस शीट अंडर द कैटेगरी क्या? सब्सक्राइब्ड शेयर। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड, मैंने कहा था ना मत लिखना। हाँ, मैंने नोट लिखवाया था उसका। क्या बोला था मैंने आपसे कि भाई आप लिखिएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर लिखना है। अब वो सब्सक्राइब फुली पेड अप हो या नॉट फुली पेड अप हो, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो आपको तो नंबर बचेगा। अगर आप लिखते हैं कि इट विल बी एडिड अंडर द कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो क्या पता एक कोई डिफॉल्टर की कैटेगरी पड़ी हो, तब कैसे पता चलेगा मुझे? मान लिया जाए हमारे पास 550 शेयर थे, 10,000 शेयर डिफॉल्टर वाले थे, 5,000 शेयर को हमने फोरफिट कर दिया, और 5,000 शेयर को फोरफिट नहीं करा, तो क्या हुआ बताइए? अब देखिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा अभी। ये बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हो गया कि बैलेंस 100 शेयर पड़े हुए टाइम हो गया, और फिर ओम नमः सफा चट्टाई हो गया। देखिए, ये थे हमारे पास 550 शेयर, मैंने मान लिया, इनको दो कैटेगरी में डाला। 540 फुल्ली पेड अप, क्या है फुल्ली पेड अप? नो डिफॉल्ट, फुल्ली पेड अप, कोई पंगा ही नहीं था। 10,000 शेयर्स क्या थे? कॉल्सन अरियर वाले थे, कॉल्सन अरियर वाले थे। गॉट इट? इनमें से भी 5,000 शेयर हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। और ये जो पांच नॉट फोरफिटेड थे, अभी जो फोरफिट नहीं करे, वो कितने थे? 5,000 थे। इन 5,000 में से भी हमने क्या कर दिया? 2,000 री इशू कर दिए, क्या? फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ठीक है। और जो 3,000 हैं अभी नॉट री इशूड हैं। ये जो फुल्ली पेड अप री इशू हुए थे, इस पर क्या हुआ था? इस पर कैपिटल रिजर्व कितना चला गया था हमारा? 16,000 चला गया, ये मान के चलिए। इस पर कितना बचा हुआ है? अभी 24,000 बचा हुआ है। ये देखिए, अभी जो बताया था मैंने वैसा वाला पार्ट। इस तरह के क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना लिखा जाएगा? 5,40,000। क्लियर? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कितना लिखा जाएगा? 5,000 शेयर। ठीक है। और उनके अंदर ये जुड़ेगा। दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 5,50,000 शेयर थे, 5,40,000 क्लियर टाइटल के शेयर थे, 10,000 में कॉल्सन अरियर था। फिर हमने 10,000 में से 5,000 को फोरफिट कर दिया, 5,000 को फोरफिट नहीं किया। ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी के शेयर हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, कॉल्सन एरियर दिखाएगा वहां पर। ये कौन से शेयर हैं जो कि फोरफिट हो चुके हैं? इनमें से भी 2,000 शेयर हमने क्या कर दिए? फुली पेड अप पे इशू कर दिए। तो फुली पेड अप 540 प्लस 2,000, ये फुली पेड अप कितने हो गए? 542। क्लियर है? तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप जो हमारे पास शेयर बने वो कितने बने? 5,42,000 इक्विटी शेयर्स। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितने बने? नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, रुक जा बेटा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप सिर्फ 5 बनेंगे, ये तो खत्म ही हो गए, इनका तो नामो निशान मिट गया ना। तो कितना बनेगा? 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 50,000 माइनस नॉट रिसीव्ड या कॉल्सन एरियर, वो कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कर दूंगा माइनस। ठीक है जी। और ये जो बच गया ये वाला पार्ट, अब वो यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या बोलकर? फोरफिटेड शेयर्स बोलकर। कितना? 24,000। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें क्या था? सुनो सुनो, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कहानी ये हुई थी, जो हमने क्वेश्चन करा उसमें ये था ही नहीं। उसमें क्या था? उसमें 540 था ये, और उसमें क्या था? 5,000 था ये। 545 और 5, 545
और जो 5,000 फोरफिट हुए थे उनमें से कितने, 2,000 तो री इशू हो गए। तो टोटल री इशू कितने, 547, वही तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा आपने। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने बने, 547,000 बने। इनके लिए तो कोई कैटेगरी नहीं बची। बची कोई कैटेगरी? क्या नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बची? नहीं बची ना, तो कहाँ जाएंगे बेचारे, भिखारी थोड़ी बनेंगे। इन्हें क्या करेंगे हम लोग, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी ना बना के यहीं पर जाके इनको क्या कर देंगे, इसको इसी के साथ जोड़ देते हैं। ये था चैप्टर 1 का कंसेप्ट, कि अगर कोई शेयर फॉरफिट हुए, री इशू ना हो पाए, तो उन्हें कहाँ दिखाएंगे, उन्हें दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर दिखाएंगे एज एन एडिशन। अब वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप भी हो सकता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया नॉट फुली पेड अप का एग्जांपल। ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया, उसके अंदर क्या था, कि सिर्फ फुली पेड अप था। 545 जो थे वो थे, और 2,000 वो भी फुली पेड अप थे। ठीक है, तो बच गए कितने, 3,000। ये तो बेचारे बेघर हो गए, इन्हें कहाँ भेजूंगा, इनके लिए अलग कैटेगरी बना ही नहीं सकता मैं। तो ये इसी कैटेगरी में एज एन एडिशन शो होते हैं। तो अगर सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी ना बन पाए, तो जो फोरफिटेड शेयर्स हैं जिन्हें रीइशू नहीं कर पाए थे आप, वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर ही जुड़ जाते हैं। तो जब चैप्टर 1 में आपके पास क्वेश्चन आता है क्या, कि फोरफिटेड शेयर टू बी शोन अंडर विच हेड एंड सब हेड, तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप दोनों आते हैं। आने तो उसी के अंदर है, या तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर जुड़ेंगे, या ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर जुड़ेंगे। तो उसकी मेजर हेडिंग क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड, सब्सक्राइब्ड शेयर के अंदर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर एज एन एडिशन जोड़ा जाएगा। हालांकि रूल तो ये होता है कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में एज एन एडिशन जोड़ा जाए। लेकिन ये एग्जांपल देख लो आपके सामने, यहाँ तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी बनी नहीं रही। तब क्या करूंगा, नहीं बनने ना कैटेगरी, तो फिर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, यहाँ डालूंगा। तो ज्यादा अच्छा है ना कि सेफ पे प्ले किया जाए, कि दे आर टू बी रिकॉर्डेड वेयर अंडर द कैटेगरी शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, दैट कुड बी नॉट पेड, दैट कुड बी फुल्ली पेड अप, दैट कुड नॉट बी फुल्ली पेड अप। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। हाँ जी, वो इसलिए डाला क्योंकि आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा उसमें। उसमें दो जगह पे कंसिडरेशन अदर देन कैश की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन जो थी वो देखिए, रुक जाइए, पहली इंफॉर्मेशन जो आपके पास थी वो क्या थी, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट के लिए। हाँ, पहली इंफॉर्मेशन आपके पास जो ऊपर दे रखी थी, 2024 में ऑथराइज इशूड के अंदर देखिए, 5,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर एज अ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट्स, हो गया एक। फिर नीचे चले आइए आप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, रिजर्व सरप्लस के बाद नीचे, ड्यूरिंग देयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड एंड एसेट्स ऑफ 12 लाख एंड 730 liability, purchase consideration were paid in cash and by issue of equity shares at par। तो बाय इक्विटी शेयर्स एट पार परचेज कंसिडरेशन डालिए। ऊपर बोला 40,000 शेयर दिए हैं, और इधर बोल रहे हैं एट पार दिए हैं। तो जब हमने टोटल 1 लाख शेयर इशू करे, 40,000 कंसिडरेशन अदर देन कैश में एट पार हैं, तो बचे हुए 60,000 शेयर क्या है, फॉर कैश है, फॉर कैश है। और कैश का पैसा, प्रीमियम पैसा कितना दिख रहा है, 1,20,000, 60,000 शेयर फॉर कैश, वो भी प्रीमियम पे है। तो जो कैश पे शेयर इशू है उन पे प्रीमियम 2 रुपए का हुआ ना, इन पे थोड़ी हुआ। वो हमें देख के चलना था। तो पहली नजर में जो करेगा वो गलती करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अब एक बार कर लिया ना, अब मैं फिर इसके वेरिएशन दिखाऊंगा आपको, अगली क्लास में इसका वेरिएशन दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जहां आपको ढूंढना पड़ेगा कि गुडविल का अमाउंट कैसे निकला, या हो सकता है क्योंकि इसमें तो कैपिटल रिजर्व बोल दिया, मैं आपको गुडविल दिखा दूंगा, मैं आपको डिवेंचर के साथ दिखा सकता हूँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास सीयूटी में आ सकता है, कोई एक क्वेश्चन छोटा सा केस दे देंगे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन के चांसेस अभी, क्योंकि बोर्ड ने नोटिस इशू किया था कि इस साल अभी जो इस बार का एग्जाम होगा उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हम ज्यादा रखेंगे, है ना। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो किसमें दिखेंगे आपको, फंडामेंटल में भी दिखेंगे आपको, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको एडमिशन में भी दिख सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको चेंज इन पीएसआर में, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी दिख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा सारे आप, ठीक है, लेकिन थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ, विल गो विद दैट। तो ये दिखाना जरूरी था आपको, क्योंकि दिस इज देयर इन द सैम्पल पेपर। पहला टास्क आपका जो होगा वो आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर जो आपके पास है उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अब,
मैंने ना नोट्स में आपके सामने कैश फ्लो के नोट्स जब आपको दिए थे तो उसमें एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको कि जब ऑल द डेटर्स आर गुड, याद है ना? उसमें एक मॉडिफिकेशन था, वो शायद मैं अपडेट नहीं कर पाया। मैं भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कंसेप्ट है। हाँ जी, कराया था, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसके अंदर, देखो जरा ध्यान से। मेरे पास 31 मार्च 2024 है, 31 मार्च 2023 है, ठीक है। और मेरे पास लिखा है डेटर्स, मेरे पास डेटर्स लिखे हैं 8 लाख के, ये लिखा है 6 लाख का। इज दैट ओके? यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 80,000 का, और यहाँ लिखा है कितने का, 60,000 का। अब अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन नॉर्मल है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, इसे करंट असेट्स की तरह ट्रीट करूंगा। इट इज इंक्रीज इन करंट असेट्स, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। एवरीबडी इज ओके। और ये जो इंक्रीज हुआ इसे क्या करूंगा, नॉन कैश, मैंने करंट लायबिलिटी के लिए तो बताया था ना, करंट लायबिलिटी की तरह नहीं करना ट्रीट इसे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह ट्रीट करना है। डन। थोड़ा चेंज कर लेना उसके अंदर। मैं वो चेंज वाला डॉक्यूमेंट क्लास ग्रुप पे भेज दूंगा, मैंने रिवाइज कर लिया वो। ठीक है, उसको अपने नोट्स में उसको चेंज कर लेना। क्या करेंगे, अरे मैं बताने दे वीर, मुझे बताने दे। वो मैं जब नोट्स भेजूंगा आप कंपेयर कर लेना क्लास अपने नोट्स के साथ, उसके साथ मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट ना करें। लास्ट ईयर ये चेंज हुआ था, मुझे इस साल बदलना था, लेकिन आई वेंट आउट ऑफ माई माइंड। हमने क्या किया, इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। ठीक। लेकिन अगर वो बोलता है कि इफ ऑल द डेटर्स ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये जो 20,000 का इंक्रीज हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करें, क्योंकि ये तो सिचुएशन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ये तो मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहाँ जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऐड बैक करोगे क्या? भाई आपको क्या पता कि सारे डेट, आपको तो साल के आखिर में पता चलेगा सारे। ये सिचुएशन दूसरी है, साल के आखिर में आपको पता चला सारे डेटर गुड हो गए। अब सारे डेटर गुड हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बेकार हो गया इस साल। आपके लिए एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, प्रॉफिट से तो माइनस हो चुका है ये। इसे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की तरह ऐड बैक कर लेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की तरह ऐड बैक करा तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की तरह नीचे माइनस भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ऊपर, अरे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, टैक्स के बाद नहीं लिखते थे, कैश फ्लो बिफोर टैक्स से माइनस कर देंगे, विल डिडक्ट इट। ऊपर प्लस नीचे माइनस खत्म हो गया। ये ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी असेट्स की तरह चलेगा, मतलब ये बताना था। हाँ एडजस्टमेंट में लिखा होगा ना। अब अगर एडजस्टमेंट में लिखा है आपके पास तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब हाँ बोलो, मुझसे पूछो, मेरे से, उसको नहीं पता, मेरे से बोलो क्या। क्यों करेंगे, बिकॉज इट डिडक्टेड फ्रॉम माई प्रॉफिट, बोल तो दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस टैक्स, माइनस टैक्स के बाद क्या आता था, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से माइनस वहां करना है, टैक्स के बाद इसे माइनस करना होता है। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट भी तो नलीफाई करते हैं हम लोग, वैसा करके। हाँ जी बेटा, नीचे माइनस ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, सी सी बात है। अच्छा अगर ये डिक्रीज होता तो क्या करते, ऊपर क्या करते, बस माइनस। नहीं होगा ना डिक्रीज, वो सिचुएशन कम आएगी, वो नहीं आएगी सिचुएशन, पर हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ अगर हो जाए तो। लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डाउट डिक्रीज होने का मतलब ही नहीं बनता, कहाँ से डिक्रीज होना है। ठीक है, डिक्रीज का मतलब है कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूटिलाइज कर लिया डेटर का बैड डेट वगैरह करने में, वो कंडीशन तब बनती है। ठीक है। हाँ, डिक्रीज है ना। अब बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा डेटा डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन में डाउटफुल डेट के बारे में बोला जाएगा। अब अब सुनो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर बेड डेट हो जाए और बेड डेट से राइट ऑफ करते हैं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कुछ भी क्लू नहीं है, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज को आप क्या करते थे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या प्लस करते थे, तो डिक्रीज को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रेसिप्ट में माइनस करके दिखाना, फिर आप उसको ऐसा करके दिखाना। भाई दो कैटेगरी बनती है, नॉन
ऑपरेटिंग नॉन कैश पेमेंट और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट, ऐसा करके, ठीक है। वो बहुत ही हाइपोथेटिकल इल्यूजनरी सिचुएशन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमने देखा अभी। अब क्योंकि आज का टाइम स्लॉट थोड़ा छोटा पड़ गया था, अगली क्लास बड़ी करके एंड विल टेक एलिमेंट्री क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक वाले। लेकिन उन बेसिक वाले क्वेश्चन के साथ साथ मैं बैलेंस शीट का तड़का देते जाऊंगा, ताकि जब आप बड़े क्वेश्चन की तरफ पहुंचे तो बैलेंस शीट आपकी ग्रिप में रहे। ठीक है। शुरू शुरू में तो मैंने क्या किया था, बड़े क्वेश्चंस कुछ कराया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना शुरू करा था ताकि आपका। लेकिन अब आप क्या है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में देखो, क्या कोई व्यक्ति ऐसा जिसका बिल्कुल टपा गुल है, मतलब बिल्कुल डेड है वो इस चैप्टर में, मतलब उसे बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल भी नहीं पता, है ना? ऐसा भी है कोई? ऐसा कोई है? इतनी बुरी हालत तो नहीं है ना किसी की? बस ठीक है फिर। ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। अगली क्लास में हम लोग करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि भाई अब तो तुम्हारा प्रथम वगैरह भी बंद हो गया होगा ना, तब तो संडे को बड़ी क्लास कर सकते हो। तो टाइम सुबह का ले लो फिर। चलो 9 से 12 कर सकते हैं। संडे को ही करेंगे ना, ज्वाइंट क्लास। आई सर्कुलेट इन द ग्रुप। चलिए, एक मिनट मुझे